थैंक यू सर, स्टार्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कुछ बच्चे रिप्लाई कर दें ताकि हम अपने डिस्कशन को बाकायदा स्टार्ट करें। जी हाथ का रिप्लाई आ गया। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है? बच्चों कोई डिस्टॉर्शन, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काइंडली ये बता दें मुझे। ओके ओके, अभी बड़े थोड़े लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक। ओके बच्चों, तो अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद सिर्फ 5 मिनट की हम ब्रेक करेंगे नमाज की, ठीक है। और 5-7 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अभी 20 से 25 मिनट का पहले एक सेशन करेंगे। तकरीबन 7:15 पे हम ब्रेक करेंगे नमाज की। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम दोबारा अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो हम अपना चैप्टर नंबर 3 बच्चों डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 से। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 डील करता है किससे जनाब? मैं कल से ऑनवर्ड आपके सामने अपना सिलेबस भी शेयर करूंगा, जो आप लोगों का सिलेबस है, ताकि साथ के साथ हम उसको भी टिक करते रहें कि हमारी क्या क्या चीजें कवर हो गई हैं। और मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा कि ये चीज एग्जाम में किस तरीके से टेस्ट की जा सकती है। ओके बच्चों, तो हमने चैप्टर नंबर 3 कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा बच्चों, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स को हमने पढ़ा, उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े। वो आईफैक हो, चाहे वो एसीसीओ हो, चाहे आईसीएमए हो, चाहे एसीओ, सबके लिए कोड ऑफ एथिक्स सेम है, ठीक है। बेसिकली सब आईफैक को फॉलो करते हैं और ये जो कोड ऑफ एथिक्स है पूरी दुनिया में यही चलते हैं जनाब, ठीक है। और अगर आप मुझे बता दें कोड ऑफ एथिक्स बच्चों कितने थे? कोड ऑफ एथिक्स जो हमने पढ़े थे वो कितने थे जी? अगर बच्चों रिप्लाई कर दें मुझे। शाबाश शाबाश। खैर मुबारक बच्चों, ईद आपको भी। अच्छा जी, 5 पढ़े थे हमने। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है जनाब, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बच्चों डन, हमने ये पढ़ा जनाब। पहला फिर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होती है? गाइडलाइंस होती है, ठीक है जनाब। पहला गाइडलाइंस होती है जनाब, पहला ठीक है। ये कोई रूल्स नहीं होते जनाब, यार। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं जो आई फैट ने या आईसीएमए ने डेवलप किए हैं। ये समझ लें, सिंपली आपको इससे ज्यादा जानने की कोई खास जरूरत नहीं है जनाब, ठीक है। और उसमें बताया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। और कॉन्फिडेंशियलिटी की हमने एक्सेप्शन भी पढ़ी थी बच्चों, ठीक है। उससे रिलेटेड हम थ्रेट्स पढ़े। थ्रेट्स कितनी तरह के थे बच्चों? थ्रेट्स की कितनी कैटेगरीज बनाई थी हमने? जवाब दें। बच्चों थ्रेड्स की हमने कितनी कैटेगरीज बनाई थी जी? 5 टाइप्स ना। पहला सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, सही है जी, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। और बच्चों हमने इन एक सिनेरियो से मुख्तलिफ एग्जांपल्स पढ़ी थी बच्चों थ्रेट्स की, और उन थ्रेट्स के अगेंस्ट हमने सेफ गार्ड्स को डिस्कस किया था। सेफ गार्ड को बहुत डिटेल में पढ़ने की बच्चों में फिर कह रहा हूँ खास जरूरत नहीं है। एक एक दो सेफ गार्ड्स, क्योंकि वो बेसिकली जेनेरिक नेचर के हैं, तो आपको एक एक दो सेफ गार्ड्स थ्रेट्स के हवाले से अगर आ जाए, या तो सेफ गार्ड्स का एक मकसद होता है थ्रेट को एलिमिनेट किया जाए, और जो थ्रेट एलिमिनेट नहीं हो सकते मिनिमाइज करें, या उल्ट कह देता हूँ कि थ्रेट को मिनिमाइज करें और जो मिनिमाइज नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट करें। जैसे अगर शेयर्स हैं तो गाइडलाइन क्या है कि शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करें,
ओके, तो बच्चों ये कुछ हमने चीजें पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर जनाब, ठीक है। तो मैं आपके सामने जनाब इन्हीं चीजों को, ये हमने सेक्शन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। ये जो इलस्ट्रेशन 1 है ये कॉन्सेप्चुअली तो है, लेकिन एग्जाम में आपके इस पैटर्न पे नहीं आता बच्चों। दो तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर में, दो तरीके से चीजें टेस्ट हो सकती हैं, एक नॉलेज बेस्ड और दूसरा सिनेरियो। नॉलेज बेस्ड तो क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे। नॉलेज बेस्ड क्या होगा, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बताएं, डेफिनेशन बताएं, एक या दो एग्जांपल दे दें बच्चों। तो आपने सेल्फ इंटरेस्ट की डेफिनेशन देनी है, सेल्फ रिव्यू की डेफिनेशन देनी है, और एक एक दो एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए कि एक फर्म है, उसको ऑडिट ऑफर हुआ है, और ये कुछ सिचुएशंस हैं, ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, और इन सर्कमस्टांसेस को देख के बताएं क्या कोई थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है या नहीं है। अगर है तो उसे एक्सप्लेन करें कि वो थ्रेट किस तरीके से है, और उसके हवाले से सूटेबल रिकमेंडेशंस दें। ओके बच्चों, तो नॉलेज बेस अगर आ जाए तो क्या आप उसे टैकल कर लेंगे बच्चों, जवाब दें। अगर सिंपली नॉलेज बेस आ जाए, जितनी बातें मैंने की हैं, तो आप लिखने की पोजीशन में हैं। शाबाश बच्चों, इसको लिख के ट्राई करें जनाब, लिख के कोशिश करें जनाब। डन। तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जनाब, ये है क्या बेसिकली, ये आपको जनाब क्या बता रहे हैं, ये आपके सामने ये जो इलस्ट्रेशन 1 है, ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि आप बताएं इस सिचुएशन में कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ये जिसकी वायलेशन हो रही है। मैं एक तो एग्जांपल कर देता हूँ जी आपके सामने। मेंबर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मेंबर वाज फाउंड guilty of misconduct because they signed the audit report of company without conducting any audit work. अब बताएं, अगर कोई ऑडिटर प्रॉपर ऑडिट किए बगैर ऑडिट रिपोर्ट साइन करते, ठीक है जनाब, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है। तो बताएं कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट हुआ जी। तो उसने लिखा जनाब, और भी लिखे जा सकते थे, सही है। उसने कहा ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल था, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी नहीं है कि काम किए बगैर जनाबेला आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करें, प्रोफेशनल बिहेवियर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपसे इस तरह से वो टेस्ट शायद नहीं करेगा। नहीं जी बच्चों, मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर के अंदर ये थ्रेड्स डिस्कस किए थे, थ्रेड्स डिस्कस किए थे। इसके हवाले से क्या आपको पहले तो ये बताएं बड़ी ईमानदारी से, जितने लोग मौजूद हैं, ठीक है, क्या आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है जितना मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बताएं बच्चों। बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। सलीम पढ़ लें बच्चों, ठीक है, हाफिज नुमान पढ़ लें, फरहाद पढ़ लें, सही है, ठीक। आप गो थ्रू करें, छोड़ दें एग्जाम में कैसे आना है वो आपको खुद ब खुद अटेम्प्ट करना आ जाएगा। जितना हम इंशाल्लाह करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जनाब इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन बच्चों पढ़ें जरूर। काफी सारे मेजोरिटी लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि नो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझे बताएं, इस तरीके से फिर हम आगे चीजों को लेके चलेंगे। सिलेबस खत्म कराना बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको बातें समझ आनी चाहिए। ओके जी, तो बच्चों इसको प्लीज आज जरूर पढ़िएगा जितना पहला, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, और ये जितनी आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, क्या आपको इनको पढ़ के अंदाजा होता है कि यस इसमें कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, अगर है तो उसे एक्सप्लेन करें क्या वजह है कि उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो यही सिनेरियो आना, यही सिनेरियो के अंदर एग्जांपल्स दिए होंगे बच्चों, यही सिचुएशंस दी होंगे सिनेरियो के अंदर।
यही थ्रेट्स आपको गिवन होंगे जनाब अल्लाह सिनेरियो के अंदर, ठीक है। और आपने इन्हीं को सामने रखे हुए आपने रिप्लाई करना है कि शेयर्स हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, और रिकमेंडेशन क्या है कि ऑडिटर शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्लीज बच्चों आप इसको जरूर पढ़ें, इसके एग्जांपल्स को जरूर पढ़ें जनाब अल्लाह। यही सिनेरियो में आनी है बच्चों, सिनेरियो देख के मैं आज आपसे सिनेरियो भी डिस्कस करता हूँ जी। ओके जी, तो बच्चों हमने ये भी पढ़ लिया था जनाब। उसके बाद अगर हम चलें तो वन बाय वन हमने थ्रेड्स पढ़े थे जनाब अल्लाह, वन बाय वन हमने थ्रेड्स पढ़े थे। उससे रिलेक्सेशन पे मैं कह रहा हूँ तो बहुत ज्यादा आप इसको ना कीजिएगा, एक एक दो दो बातें जो इजीली समझ आ जाए उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको थ्रेड्स आइडेंटिफाई करना आते हों। ओके जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था थ्रेड्स का। उसके बाद हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को पढ़ा था, उसकी एक्सेप्शंस पढ़ी थी जनाब अल्लाह, पढ़ ली थी बच्चों कॉन्फिडेंशियलिटी और उसकी एक्सेप्शंस डिटेल में, बुक से दो बेसिक नोट्स पढ़े थे उस वक्त नहीं, क्या बाद में हमने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में बच्चों? जी बच्चों, जी बच्चों रिप्लाई आ रहा है। ओके, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को भी पढ़ लिया था बच्चों, ठीक है। और हमने उससे रिलेटेड जो हमारे पास थ्रेड्स से बच्चों हमने उनको भी सॉरी एक्सेप्शंस पढ़ी थी, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ एंड देयर क्लाइंट हैज गिवन परमिशन, व्हेन ऑडिटर हैव टू डिफेंड हिमसेल्फ, व्हेन देयर इज अ professional responsibility to disclose that information, when it is in the public interest। बच्चों काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया। देन हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ा था। ये है जी मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नंबर वन। बच्चों एक दो अंडरस्टैंडिंग कर ले, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, किसी सूरत नहीं आ सकता। ओके जी, तो बच्चों नॉलेज बेस तो आपने अगर याद किया होगा तो आप उसका जवाब दे देंगे। अब मैं सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, स्टार्ट करें सिनेरियो। आपसे पूछता इसलिए हो ताकि मुझे सिर्फ थोड़ा एहसास हो जाए कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, वरना मैं सिनेरियो भी शुरू कर सकता हूँ और मुझे अंदाजा है कि आप लोग मौजूद हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इंगेज रखना मकसद होता है। तो बच्चों जब भी सिनेरियो आए या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपने हमेशा रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट को पढ़ना है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं जी, आपने हमेशा क्या करना है, रिक्वायरमेंट। क्या मेरे साथ बोले, लिखें जरा। आपने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड हो या सिनेरियो बेस्ड हो, आपने सबसे पहले उसकी क्या रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ने लगा हूं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब मुझे बताएं क्या ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है या सिनेरियो बेस्ड? मैंने अभी हाफ लाइन पढ़ी है, बताएं आपको क्या लग रहा है, नॉलेज बेस के सिनेरियो से आपने आंसर देना है। जी बच्चों कैसे? उसने कहा यूजिंग द इंफॉर्मेशन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है उसको यूज करते हुए एक्सप्लेन करें ethical threats which may affect the independence of the Wimble and Co. in respect of audit of Murray Co. and Barker Co. although थोड़ा सा ये मुश्किल एक सिनेरियो है, ठीक है, पर each threat identifies the ways to mitigate that threat, to reduce that threat। तो बच्चों सिनेरियो पढ़ के आपने क्या करना है, थ्रेट को ढूंढना है और एक्सप्लेन करना आपने। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि अगर मैं कहता हूं कि ऑडिटर के पास शेयर्स हैं और इससे इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है, तो मैंने रीजनिंग देनी है। एक्सप्लेन में बच्चों आपने क्या देना है, लिखें चैट बॉक्स में लिखें। जब
आपसे कहा जाए एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या है? आपने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया है उसकी जवाब दें बच्चों। उसकी रीजंस देनी है बच्चों, शाबाश, उसकी रीजनिंग देनी है। सही है जी। मैं कहता हूँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ तो मुझे रीजन देनी पड़ेगी कि मैं अच्छा स्टूडेंट क्यों हूँ, मैं रेगुलर हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, ठीक है, मैं जो अपनी एफर्ट्स ज्यादा पुट करता हूँ, मैं कमिटेड हूँ। मैं कहता हूँ जनाब अगर ऑडिटर के पास शेयर्स हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सेल्फ, भाई पैसे लगे हुए हैं इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट है। समझ गए बात? रीजनिंग। जी बच्चों। शाबाश शाबाश। चले चले अभी देख लेते हैं जी, अभी देख लेते हैं जनाब है ना। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि हमने सिनेरियो को जनाबेला क्या करना है, सिनेरियो को रीड करना है और उसमें से क्या ढूंढना है बच्चों, थ्रेड्स, और उन थ्रेड्स को एक्सप्लेन करना है और साथ में क्या देनी है बच्चों, रिकमेंडेशंस देनी है। ओके जी, तो मैं सिनेरियो पढ़ना शुरू करता हूँ जी। ओके जी। You are audit manager and Wimble and Co., a large audit firm which specializes in providing audit and accountancy services to manufacturing companies. उसने कहा कि आप ऑडिट मैनेजर हैं, एक ऑडिट फर्म है विम्बल एंड को, और ऑडिट फर्म का काम क्या है, ऑडिट करना और अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। Pareco has asked your firm to accept appointment as external auditor. एक कंपनी है जी मरेको, उसने आपको ऑफर दी है कि आप उसके कंपनी के ऑडिटर बन जाएं। ठीक है बच्चों? अच्छा अच्छा। क्या यहाँ तक कोई थ्रेट सामने आया है? जितनी मैंने दो तीन लाइनें पढ़ी हैं, क्या इसमें कोई थ्रेट सामने आया बच्चों? कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है? जवाब दें बच्चों। शाबाश बच्चों शाबाश। मुझे यस यस यही चाहिए था कि सर इसमें थ्रेट वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो ऑडिट फर्म का बताया और फर्म कंपनी का इंट्रोडक्शन, थ्रेट कहाँ से आ गया भाई? जितनी आपने ऑफर एग्जांपल, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है। अच्छा जी। मरेको मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मरेको मैन्युफैक्चर्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है जी। योर फर्म आल्सो ऑडिट बार्कर कंपनी, another manufacturer of sports equipment, ठीक है। हम ऑलरेडी बार्कर एंड को के ऑडिटर हैं जी। और जो बार्कर एंड को है वो कंपेटिटिव कंपनी है जनाबला, और हमें कॉन्फिडेंट है कि ये ऑडिट हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या जी कोई थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि नहीं है? अब बताएं। यस, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, देयर इज अ इशू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बच्चों। क्या बात है बच्चों, जितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं बड़ा कमाल रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला थ्रेड ढूंढ लिया बच्चों, जवाब दें। तो जी बच्चों हमने पहला थ्रेड ढूंढ लिया ना, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है आपने। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है आपने इसको उठा के, आप अगर ये थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं तो आपने इस लाइन को उठा के जनाबेला सिनेरियो से उठा के अपने आंसर में लिख दें सिंपली, कि हम बार्कर एंड को के ऑडिटर हैं और हमें मरी एंड को का ऑडिट ऑफर हुआ है। देयर इज अ इशू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। बोथ कंपनी कैन हैव अ इशू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और बोथ हैव अ इशू के हम शायद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेटिटिव कंपनी से शेयर ना कर दें। जी बच्चों, क्यों इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। और रिकमेंडेशन क्या होगी? उसने रिकमेंडेशन भी तो मांगी है ना बच्चों, बोले रिकमेंडेशन क्या होगी बच्चों?
यस डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनीज, उन्हें बता दें, ठीक है। और अगर कोई उन्हें एतराज ना हो तो फिर सेपरेट टीम्स भेजें, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंडक्ट करवाएं, और अगर मुमकिन ना हो तो किसी एक ऑडिट को एक्सेप्ट कर लें। बच्चों ये जो मैंने रिकमेंडेशन बोली है 2-3 नंबर की हैं। अगर आपका सिनेरियो क्या बताए, एक नंबर थ्रेट का है, एक नंबर रिकमेंडेशन का है, तो एक दो रिकमेंडेशन दें और बहुत सारी रिकमेंडेशन देने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों ओके करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। टीम्स डिफरेंट, पार्टनर्स डिफरेंट, ओके। ओके जी, तो नेक्स्ट पढ़ता हूँ जी। You have been asked to take on the role of audit manager of Murray Company, ठीक है। आपको ऑडिट, शुड योर फर्म एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, आपको कहा है कि आप ऑडिट मैनेजर के तौर पे जाएंगे, तो इसमें भी ऐसा कोई अभी तक थ्रेट नहीं है। यू ओन्स अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स इन मरेको, हाँ जी, कोई थ्रेट है? बोले बच्चों कोई थ्रेट है? Okay, शाबाश। Auditor holds the share of a company that creates self-interest threat, और आप एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे कि मॉनेटरी इंटरेस्ट है, इसका पैसा लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो शायद वो फिर इंडिपेंडेंटली ओपिनियन ना देते, अगर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट के बारे में वो रिपोर्ट करेगा तो उसकी शेयर की प्राइस भी तो नीचे चली जाएगी ना बच्चों। प्लीज बच्चों अब रुक जाएं, अब मुझे बताएं, रिकमेंडेशन बताएं, जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, रिकमेंडेशन बताएं कि इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, इस थ्रेट को खत्म करने या मिनिमाइज करने के लिए क्या करें। ओके, सेल द शेयर्स, डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर शेयर्स में ना तो जिसको मर्जी ट्रांसफर करे, सेल करने दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शेयर्स किसके पास है, मैनेजर के पास या पार्टनर के पास? जवाब दें बच्चों, शेयर्स किसके पास है, मैनेजर के पास या पार्टनर के पास? जी बच्चों, शाबाश, मैनेजर के पास शेयर्स, मैनेजर के पास। तो पार्टनर्स होते हैं मालिक फर्म के। शेयर्स देखें, दो बातें करें कि या तो ये मैनेजर शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दे, अगर ये मैनेजर शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहता तो इस मैनेजर को चेंज कर दे। सिर्फ आप इस बात पे क्यों अड़ गए हैं कि शेयर्स सेल ही करो? तो बच्चों पार्टनर के पास शेयर होते हैं, वो तो मालिक है ना फर्म के, उनके लिए शेयर्स बेचना लाजमी है। आपने ये बात तो कंपनीज एक्ट में भी पढ़ी है, छोड़े अभी कंपनीज एक्ट को। तो हम डिस्पोज ऑफ द शेयर उस वक्त कहते हैं जब कोई पार्टनर होता, लेकिन ये तो एम्प्लॉई है, मैनेजर है, तो इसमें दो रिकमेंडेशन कि अगर इसी को कंटिन्यू करना है तो उससे कहें कि शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दें, अगर नहीं तो फिर आप उसकी जगह किसी और को भेज दें। हम ऑडिट कम अज कम रिफ्यूज नहीं कर सकते। ओके बच्चों, शाबाश बच्चों, ठीक हो गया। अब हम एंड में सोल्यूशन देखेंगे, क्या जो हमने ये सोल्यूशन बताया क्या वैसा ही है? आगे चलता हूँ बच्चों। अच्छा जी, as you used to be an employee of the company, ठीक है जनाब अल्लाह। अच्छा जी, you owns a small number of shares in Marico as you used to be an employee of the company, ठीक है जनाब अल्लाह। आप ठीक है कंपनी के शायद पास में एम्प्लॉय भी रहे हैं जनाब। Don Henman, who has been engagement partner of Barker Co for 12 years,
उसने थ्रेट पूछे हैं मरीको के भी और बार्कर के, क्योंकि बार्कर क्या ऑलरेडी ऑडिटर है। एक इंगेजमेंट पार्टनर पिछले 12 साल से मुसलसल बार्कर एंड को के ऑडिट पर जा रहा है। वो बच्चों बोले कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है? बोले बच्चों। जी, क्या थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है बच्चों? शाबाश बेटा शनाज, शाबाश। जी बच्चों, ये सेल्फ फैमिलियरिटी थ्रेट मौजूद है। फैमिलियरिटी 12 साल से उसका मैनेजमेंट से फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाएगा, वो सिंपैथेटिक हो सकता है, वो मिसस्टेटमेंट्स को शायद हाईलाइट ना करे बच्चों। ये है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये है एक्सप्लेनेशन। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बच्चों मुझे आपकी नजर नहीं आ रही अभी तक, क्या वजह है? शाबाश नौरीन बेटा, ठीक है, शाबाश सलीम, शाबाश नुमान, ठीक है, हमजा, शाबाश बेटा, अदनान, शाबाश। चेंज कर दे पार्टनर को, ऑडिट क्यों छोड़े बच्चों? आप इस पार्टनर की जगह किसी और पार्टनर को भेज दें ताकि फेमिलियरिटी कम हो जाए। लो जनाब, who will take the role of engagement partner for मरेको? मरेको का भी वही बना रहा है, वो तो हम पहले बता दिए कंपेटिटर है, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, तो वो मरेको का भी नहीं बन सकता, बार्कर का भी रोटेट करें। दोनों पॉइंट ओके करें जी। जी जी बेटा नौरीन, क्या कंफ्यूजन है? बोले क्या क्वेश्चन है? नहीं 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 नहीं, हमने मरेको की नहीं देखने। यही तो, इसीलिए तो क्या कहा था मैंने कि सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। उसने जो थ्रेड्स पूछे हैं, ये देखें, थ्रेड्स उसने पूछे हैं मरेको और बार्कर दोनों के हवाले से, मरेको और बार्कर दोनों के हवाले से। ठीक है बेटा नूरी, ठीक हो गया जी, शाबाश। चले, तो हमने थ्रेड्स दोनों के ढूंढने हैं। आइडियली तो एक कंपनी के पूछते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दो के पूछे हैं, तो हम दो के ढूंढ देंगे बच्चों। ओके जी, तो हमें थ्रेड्स मिलते जा रहे हैं जनाब, थ्रेड्स बताते जा रहे हैं जनाब। तो आगे हम चलते हैं जनाब। नेक्स्ट वो क्या कहता है जनाब, हमें द ऑडिट सीनियर टिम एंड्रियोस as his sister is a financial controller and Mareco, therefore he knows the business well। एक, आपको पता है ना ऑडिट टीम के अंदर बच्चों सबसे टॉप पे पार्टनर, फिर मैनेजर, फिर होते हैं सुपरवाइजर, फिर सीनियर, फिर अपना सेमी सीनियर, और सबसे नीचे जूनियर, और फिर न्यू इंटर्नीज होते हैं। ये पूरी टीम का एक स्ट्रक्चर होता है। ट्रेनीज हो गए, इंटर्नीज हो गए, फिर उसके बाद जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है सेमी सीनियर, ठीक है, या ऑडिट असिस्टेंट टू भी बोलते हैं, फिर सीनियर, फिर सुपरवाइजर, फिर मैनेजर, मैनेजर में भी असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और फिर पार्टनर। ठीक है जी, तो एक ऑडिट सीनियर है, टीम का हिस्सा है टीम एंड्रियोस, उसकी सिस्टर जो है फाइनेंशियल कंट्रोलर मरे कंपनी। हाँ जी, को थ्रेट है? जी बच्चों, कोई थ्रेट है? फैमिलियरिटी है, शाबाश, फैमिलियरिटी है, फैमिलियरिटी थ्रेट मौजूद है, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल कंट्रोलर उसकी सिस्टर है, तो वो तो कोई मिस्टेटमेंट शायद हाईलाइट ना करे। ठीक हो गया बच्चों?
तो हमें क्या होगा, इस ऑडिट सीनियर को रोटेट कर दें, इसकी जगह किसी और को लेके आ जाएं। ओके जी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं जनाब। ओके जी। जी सिर्फ 5 मिनट दे दें सजाद, फिर नमाज की ब्रेक में करता हूँ जी, मुझे याद है मैंने भी नमाज पढ़नी है जी, आप भी फिर नमाज पढ़िएगा जी। सिर्फ इसका सिनेरियो 5 मिनट कंप्लीट करके फिर सोल्यूशन नमाज के बाद। योर फर्म रिसेंटली परचेज्ड सम बिप्स, फुटबॉल्स, ठीक है जनाब, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हैं, अदर इक्विपमेंट फॉर मरेको फॉर फर्म एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट, और उन्होंने इक्विपमेंट जो है वो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया है, और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ऑडिटर बनते हैं तो हम ये सारी चीजें आपको फ्री में दे देंगे। तो ये तो आपको गिफ्ट नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, क्या कोई थ्रेट मौजूद है? जी कोई थ्रेट मौजूद है? जी क्या थ्रेट मौजूद है? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक हो गया बच्चों, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मौजूद है जनाब। तो हम गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज को रिफ्यूज कर देंगे अनलेस ऑफ मॉडेस्ट नेचर। ओके बच्चों, तो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रिकमेंडेशन भी पढ़ ली क्योंकि रिकमेंडेशन पूछी थी। अरे कंपनी वुड आल्सो लाइक योर फर्म टू प्रोवाइड टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, ऑडिट भी करवा रहे हैं, टैक्सेशन भी आपसे, अकाउंटेंसी, तो इंटिमिडेट हो सकते हैं। तो डिपेंडेंस है तो सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। जब आप टैक्सेशन और अकाउंटिंग सर्विसेज देंगे तो सेल्फ रिव्यू, इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगी। तो जब आप ऑडिट करने आएंगे तो इन फिगर्स को जनाब अल्लाह देखा तो आप नहीं होगा बच्चों। सेल्फ रिव्यू भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है, इंटिमिडेशन भी है। ओके बच्चों, और उसके बाद उसने क्या कहा, कंपनी वुड लाइक टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिप्रेजेंट अ कंपनी डिस्प्यूट विद द, ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को भी कहा है, सेल्फ रिव्यू, और आपको कहा है कि हमारा टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ एक डिस्प्यूट कर रहे हैं, उसमें जाके आप हमें डिफेंड करें। कौन सा थ्रेट है बच्चों? जब ऑडिटर डिफेंड करता है क्लाइंट को, कौन सा थ्रेट है? एडवोकेसी, एडवोकेसी, शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों, एडवोकेसी थ्रेट। शाबाश, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या है कि हमें ऐसी सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं करना। उसके बाद आखिरी पॉइंट करके बच्चों ब्रेक करते हैं जी। फी फॉर लास्ट ईयर ऑडिट हैव नॉट बीन येट पेड, पिछले साल की फी आउटस्टैंडिंग है। कौन सा थ्रेट? कौन सा थ्रेट बच्चों? इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, हम इस साल का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक लास्ट ईयर की फी हमें पे नहीं हो जाती, ठीक है। एंड यू हैव बीन आस्क्ड बाय डॉन हेनमैन टू लुक इनटू द मैटर, ठीक है जनाब। तो क्या थ्रेड्स आइडेंटिफाई हो गए? जवाब दे दें, बस ब्रेक कर रहा हूं। थ्रेड्स आइडेंटिफाई हो गए? ये प्योरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन समझ आ गई? रिकमेंडेशन, सेफगार्ड्स दे बता सकते हैं? ओके जी, तो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 to 8 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स जनाबेला। नमाज ब्रेक कर रहे हैं जनाबेला। उसके बाद हम तकरीबन, इस वक्त मेरे पास जो लैपटॉप में टाइम है 7 बजकर तकरीबन 24 मिनट बच्चों, ठीक है। तो 7 बजकर 32 से 35 मिनट के दरमियान हम दोबारा ज्वाइन करते हैं बच्चों। 7 8 9 मिनट 10 मिनट के, इससे ज्यादा 7 8 मिनट के अंदर कोशिश करें रीज्वाइन करें, ठीक है।
7:32 7:34 तक ज्वाइन करें। नमाज ब्रेक बच्चों, नमाज के बाद तो आप लोग वापस आ गए हैं तो काइंडली मुझे रिप्लाई कर दें ताकि मैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूं बच्चों। ओके बच्चों, तो हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने सिनेरियो पढ़ लिया जनाबेला, हमने अब इसके सोल्यूशन को देखना है जनाबेला, तो हम इसके सोल्यूशन पे चले जाते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि आया जो हमने सोल्यूशन बताया क्या ऐसा कुछ है या उससे कुछ डिफरेंट है सोल्यूशन। तो देखते हैं। ओके जी, तो इसके चैप्टर के लास्ट में सोल्यूशन मौजूद होते हैं बच्चों, तो हम उसके सोल्यूशन पे जा रहे हैं जनाबेला। तो इसकी बच्चों चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कर लें तो बहुत ज्यादा है, आपको कुछ और करने की कोई खास जरूरत होगी नहीं जनाब। देखिए जनाब, हमने जो थ्रेड्स बताए थे आया वो थ्रेड्स हैं या नहीं है। नहीं जी, विम्पल इज ऑलरेडी ऑडिटर ऑफ पार्कर एंड को, और साथ में हमने क्या कहा कि उसे मरे कंपनी का ऑडिट ऑफर हो गया है, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आएगा या नहीं आएगा। बोले बच्चों, हमने ये थ्रेट आइडेंटिफाई किया था कि नहीं किया था बच्चों। ठीक है जी, जी हमने ये थ्रेट आइडेंटिफाई किया था बच्चों, ठीक है। और हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि बोथ काम कंपेटिटर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें इशू होगा कि जनाब आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि कंपेटिटर जनाबला हम ऑडिट करते हैं जनाबला, लेकिन आपको फिर प्रोफेशनल बिहेवियर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को फॉलो करना है। लेकिन रिकमेंडेशन में क्या लिखा होगा जी कि अगर दोनों क्लाइंट कंसेंट दे दें तो इट्स ओके, और फिर भी आपने सेपरेट टीम्स भेजनी है। अगर कोई क्लाइंट कंसेंट ना दे तो फिर किसी हम एक ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये जो एक्सप्लेनेशन है ना बच्चों, ये प्रॉपर आपने देनी है। सिनेरियो से जो पॉइंट मिला उसको एज इट इज लिख के आप उसको रीजनिंग दें कि ये थ्रेट क्यों है। ओके, नेक्स्ट हमने शेयर्स वाला पॉइंट डिस्कस किया था, देख लें जनाब। ये शेयर्स का पॉइंट मौजूद है हमारे सामने कि मैनेजर के पास शेयर्स है, सेल्फ इंटरेस्ट है। ऑडिटर जनाब हो सकता है मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ना करे, ओपिनियन को मॉडिफाई ना होने दे, क्योंकि मिसस्टेटमेंट नहीं आएगी तो पार्टनर भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। रिकमेंडेशन हमने क्या कहा था, मैनेजर को कहें कि शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दे। अगर वो नहीं करता तो आप किसी और ऑडिट मैनेजर को ऑडिट पर भेज दें। क्यों जी बच्चों,
यही कुछ हमने पढ़ा था। हाँ जी बच्चों, यही पढ़ा था हमने। ओके जी, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं जनाब, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। हमने क्या कहा था कि उसके पास शेयर है क्योंकि वो प्रीवियसली एम्प्लॉय था। हमने इस पॉइंट को ज्यादा लेबोरेट नहीं किया क्योंकि शेयर्स क्यों थे उसके पास, क्योंकि वो प्रीवियसली एम्प्लॉय था। तो ये एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है, उसकी प्रीवियस मैनेजमेंट से ताल्लुक भी होगा, फेमिलियरिटी है। तो आप इस मैनेजर को इस ऑडिट पर ना भेजें। पूरी दुनिया में कि अगर कोई पर्सन ऑडिट फर्म ज्वाइन करे और वो किसी कंपनी को छोड़ के आया और आप उस कंपनी के ऑडिटर हैं, तो उस पर्सन को कम से कम 2 साल ऑडिट पर ना भेजें, ताकि एक फेमिलियरिटी या इंटिमिडेशन या इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। आप सिंपली लिख दें क्या आप इसको मैनेजर को इस ऑडिट पर ना भेजें। ओके बच्चों, सब लोग ओके कर दें प्लीज। ओके गुड। नेक्स्ट है जी हमारे पास गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो आपको फ्री में देने के लिए तैयार है जनाब। हम गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जनाब। के बाद हमने क्या पढ़ा था जनाब, लॉन्ग टर्म पिछले 12 साल से जनाब वो बारकर जो है कंपनी या ऑडिट करने एक ही एंगेजमेंट पार्टनर जा रहे हैं। तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट भी है, ताल्लुक भी बन गया, फेमिलियरिटी भी है। फेमिलियरिटी ज्यादा है जनाब, तो हम उस पार्टनर को रोटेट कर देंगे, पार्टनर को रोटेट कर देंगे और जिसने काम किया होगा उसका इंडिपेंडेंटली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाएंगे। जी बच्चों ओके। जी बच्चों ओके है, गुड हो गया। उसके बाद जनाबिला सिस्टर और जनाबिला जो मैनेजर है उसका एक ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, तो इन्फ्लुएंस हो सकता है। और एक्सप्लेनेशन असल चीज में फिर कह रहा हूँ, थ्रेड तो आप ढूंढ ही लेंगे जनाब। असल चीज क्या है कि आप एक्सप्लेन करेंगे इसकी वजह से थ्रेड क्यों मौजूद है। ठीक है बच्चों, ये आपने प्रॉपर रीजनिंग देनी है। और टीम एंट्रियो को ऑडिटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कई दफा तो लिख देते हैं हम किस सिस्टर को कहीं जॉब छोड़ दें, तो भाई रिकमेंडेशन आपने अपने आप को देनी है, ऑडिट फर्म ने अपने आप को देनी है, ना कि दूसरों को चुना देना। ओके बच्चों, उसके बाद हमने बच्चों क्या डिस्कस किया था, एडवोकेसी थ्रेड। आपको कोर्ट टैक्स अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट देने को कहा था जनाब। उसके बाद ओवरड्यू फीस का जिक्र हुआ, प्रोविजन फॉर अदर सर्विसेज, क्या आप दूसरी सर्विसेज में दें। ओके करें बच्चों, क्या आपको ये क्वेश्चन अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए तो क्या आप इसे टैकल कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बस इसके अलावा नहीं आ सकता कोई क्वेश्चन। ठीक है, या तो नॉलेज बेस आएगा या सिनेरियो आएगा। सिनेरियो कैसा आएगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया जी, तो हम चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ वापस। अच्छा अच्छा, अब हमने सेक्शन 6 स्टार्ट किया था बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ लिए जनाब। एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग इन ऑडिट एंगेजमेंट, एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग ऑडिट एंगेजमेंट जनाब। ठीक है, और उसमें हमने क्या जनाब पढ़ा था कि एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो जनाब हमने ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था हम प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट देखेंगे। जिसमें हमने क्या कहा था, हम सर्टेन फैक्टर्स देखेंगे जनाब। फिर हमने क्या कहा था, कम्युनिकेट करेंगे विद प्रीवियस ऑडिटर। उसके बाद हम देखेंगे ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर ऑडिट एक्सेप्ट करना है तो बच्चों फिर बनता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। जी बच्चों कुछ याद है।
ओके, शाबाश बच्चों, शाबाश। तो उसने पहले हमें जनाबेला ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के वाले से कुछ प्रोसेस बताया था कि जब कभी जनाबेला तो कंपनी ऑडिट करवाना चाहती है तो वो एक तरीका कार क्या है कि वो ऑडिट फर्म को डायरेक्ट कह देती है। ऑडिट फर्म को, अगर आपकी कंपनी है, आप ऑडिट करवाना चाहते हैं और आप एक फर्म से ऑडिट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिलॉयट से, फॉर एग्जाम्पल फर्गसन से, एक ऑप्शन क्या है कि डायरेक्टली जनाबेला उनसे कहें कि हम ऑडिट करवाना। दूसरा तरीका कार क्या है कि आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते जनाब, ठीक है जनाब, और जो इंटरेस्टेड होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तीसरा क्या है, टेंडरिंग। ठीक है, कि आप एडवर्टीजमेंट दें, टेंडर, जिसमें आप मुख्तलिफ ऑडिट फर्म्स को कहें कि जनाब क्या हम ऑडिट करवाना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें प्रपोजल भिजवाएं। प्रपोजल में क्या होगा, कितना टाइम लेंगे, ऑडिट फीस कितनी होगी, क्वालिटी ऑफ ऑडिट कैसे मेंटेन होगा, इंडिपेंडेंस कैसे इंसान, आपके ऑडिट का स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे जिनको सामने रखते हुए हम ऑडिट परफॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 तरीकों से आप किसी भी ऑडिट फर्म को एंगेज कर सकते हैं। जी बच्चों, ओके करें। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये जिस तरीके से आपने उनसे प्रपोजल डॉक्यूमेंट मांगी, इसको बोलते हैं टेंडरिंग प्रोसेस। उसके बाद बच्चों उसने क्या कहा कि जब आप ऑडिट करने में इंटरेस्टेड होंगे तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, प्री कंडीशंस को हमने अलग पढ़ा था क्या ये टू 10 के तहत। अदर देन दैट जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमने क्या कहा था जनाब, ठीक है बच्चों। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, लीगल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट इन मनी लॉन्ड्रिंग, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, ठीक है, रिस्क असेसमेंट, ये सारे फैक्टर्स, इसके लिए स्टैंडर्ड है ISA 220। ठीक है, और ISA 210 क्या कहता है जनाब, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट देखें जो कि 2 हैं। ठीक है, तो हमने प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट को भी जनाबेला बच्चों डिस्कस किया हमने। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट को डिस्कस किया बच्चों, कितनी प्री कंडीशंस पड़ी थी, शाबाश शाबाश जैद, शाबाश। ठीक है, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए बाय द मैनेजमेंट। और दूसरा हमने क्या कहा था, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करे जनाब। अगर ये दोनों फैक्टर्स मौजूद है तो हम कहेंगे प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट मौजूद है तो हम ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर सर्टेन फैक्टर्स भी मौजूद हैं, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट भी मौजूद हैं, तो हम ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर कोई प्री कंडीशन मौजूद नहीं होगी तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके बच्चों, चाहे पहली दफा ऑडिट कर रहे हो, चाहे इस साल ऑडिटर थे, अगले साल दोबारा वो हमें ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, हर दफा जब भी अपॉइंटमेंट होगी आपने इन फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करना है। ओके बच्चों, उसके बाद हमने प्रोफेशनल क्लियरेंस पढ़ा था जनाब है ना, हम कम्युनिकेट करेंगे विद प्रीवियस ऑडिटर। ठीक है, अगर प्रीवियस ऑडिटर क्लाइंट हमें इजाजत नहीं देगा तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट प्रीवियस ऑडिटर को रोक देगा तो भी हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर प्रीवियस ऑडिटर का रिप्लाई नहीं आता तो हम उसे रिमाइंडर भेजेंगे, क्योंकि आपने उसको लेटर लिखना ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रिप्लाई देना उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। ओके बच्चों, नहीं जी, मुल्तान में तो इस वक्त भरपूर बारिश हो रही है। आपके इलाकों में क्या पोजीशन है जी बच्चों, कहाँ कहाँ बैठे हैं और क्या पोजीशन है जी? मुल्तान में तो इस वक्त भरपूर बारिश हो रही है। ओके जी, लाहौर में सिर्फ हवा चल रही है बच्चों, ठीक है बेटा ईसा। और बाकी जगहों का क्या पोजीशन है बच्चों? काफी बोरिंग हो जाता है थ्योरेटिकल ना। मुल्तान से ही है सर, सही है जी, लेकिन मेरे इलाके गुलगश्त में तो भरपूर बारिश है जी। सूर में जनाब हवा चल रही है जनाब, क्लाउडी वेदर है इस्लामाबाद में, आमना बेटा कह रहे हैं, ओमान कह रहे हैं अच्छा है। तो जो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ी सी
इधर उधर की बातें भी कर लेंगे। ओके जी, तो कराची वाला कोई हमारा स्टूडेंट नहीं है? कराची वाले दोस्त? कराची गर्मी, फरहाद कह रहे हैं जनाब, फरहाद कह रहे हैं गर्मी है जनाब। ओके। अच्छा जी, पेशावर में भी इस वक्त नहीं हो रही जी। ओके, चले गुड, चले थोड़ा सा हमने इधर उधर की बातें भी कर ली, हम वापस अपने डिस्कशन पे आ जाते हैं जी। चले जी, देखते हैं। बड़ा इस वक्त तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वेदर को एंजॉय करूं, लेकिन ये भी इंजॉयमेंट है जी। आपको बात समझ आ रही है तो ये मेरे लिए बड़ी जबरदस्त इंजॉयमेंट है जी। ओके, आगे उसने जनाब ये लास्ट लेक्चर में चीजें बताई थी। क्या ऑडिटर फिर क्या करता है? इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी को देखता है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को देख रहा होता है जनाब। पहला मनी लॉन्ड्रिंग में क्लाइंट इन्वॉल्व तो नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिस्क असेसमेंट की, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, रेपुटेशन ऑफ ऑडिटर क्लाइंट, इन सारी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ऑडिटर जनाबेला क्या करता है? ठीक है, ऑडिट के एक्सेप्ट करने या ना करने का फैसला करता है। अगर वो समझता है कि ऑडिट एक्सेप्ट करना है बच्चों, तो फिर ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बन जाता है। ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बना दिया जाता है। ठीक हो गया बच्चों? तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर जनाबेला क्या करते हैं? ड्राफ्ट कर लिया जाता है। और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में बच्चों क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है जनाबेला? तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, ताकि क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, टर्म्स एंड कंडीशन ही हो जाए, इसलिए ऑडिट एंगेजमेंट एंगेजमेंट लेटर बनाने का और उसको साइन कराने का मकसद कि जनाबेला एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली गई है, इसकी कंफर्मेशन मिल जाती है। ओके बच्चों, तो एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या होंगे? एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या होंगे? ठीक है जनाबेला, वो हमें जनाबेला आई एस से 210 ने बता दिया जनाब कि उसमें आप ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से होंगे, ऑडिट की रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, और इसके अलावा आप और बहुत सारी बातें भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का हिस्सा बना सकते हैं। मसलन फी क्या होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है जनाबेला? और मैनेजमेंट अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जनाबेला। ये सारी बातें बच्चों, एनी अदर, क्या आपको बहुत सारी जगहों पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जनाबेला? बहुत सारी जगहों पे बच्चों एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जनाबेला। इसी तरीके से आ, आपकी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन किस तरह से होगी, टाइम फ्रेमवर्क कितना होगी, सारी बातें बच्चों आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का हिस्सा बना सकते हैं। ये फर्स्ट 5 कंटेंट्स है ना बच्चों, जो ऊपर पढ़ाए अलहदा से लिखे हुए इन एडिशन से पहले, ये ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं मैंडेटरी है। इससे नीचे वाले जो अगर जरूरत है तो इनकॉर्पोरेट कर दें, अदरवाइज रहने दें। ठीक हो गया बच्चों? ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, तो आगे उसने जनाबेला क्या बताया? मैं आखिरी आखिरी एक मुझे पॉइंट नजर आया जनाबेला, लिमिटेशंस ऑन टू ऑडिटर्स लायबिलिटी। लिमिटेशंस टू ऑडिटर्स लायबिलिटी, सम टाइम क्या होता है कि भाई साहब अगर रॉन्ग ओपिनियन आ गई तो फिर ऑडिटर को लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। इसके हवाले से जनाबेला ऑडिटर एग्री कर सकता है कि मेरी लायबिलिटी किस हद तक होगी। ठीक है, किस हद तक मैं लायबल हूँ और किस हद तक मैं लायबल नहीं हूँ, ये सारी बातें भी आप क्या कर सकते हैं? इंगेजमेंट लेटर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके बच्चों? ओके बच्चों? ले जी, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको जरा तेजी से कंप्लीट करवाया था, आज बिल्कुल तसल्ली से मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया। ये बच्चों इलस्ट्रेशन 2 है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना के दिखा दिया है। आपसे एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट नहीं करवाएगा, पढ़ लीजिएगा इसको बस कि किस तरीके से एंगेजमेंट लेटर बनता है।
आपने पढ़ लेना है, बाकी आपने ऊपर नॉलेज बेस आपको कंटेंट्स आने चाहिए। ओके करें बच्चों। ओके जी, ये उसने लेटर पूरा लिख के दिखा दिया, आपने सिर्फ रीड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। और उसने फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ दी है, आपने इसको भी रीड करना है बच्चों। यहाँ पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर में मौजूद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड आपको नोट्स या मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन है ISA 210 के अंदर, तो एग्जाम में आ भी सकता है जनाब। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखता हूँ जी, आपने उसको नोट कर लेना। अभी मैं आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी आप पेन रजिस्टर लेके उसे नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर मैं इस साल कंपनी का ऑडिटर था, अगर मैं करंट ईयर में कंपनी का ऑडिटर था, इस साल का मैंने ऑडिट कर लिया, इस AGM पे मैं रिटायर हो गया, अगर कंपनी मुझे नेक्स्ट ईयर का ऑडिटर भी अपॉइंट करना चाहती है, अगर कंपनी मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर को मुझे रीअपॉइंट करना चाहती है, तो क्या मैं न्यू इंगेजमेंट लेटर बनाऊं या पिछले साल वाला इंगेजमेंट लेटर चल सकता है? जी बच्चों, न्यू इंगेजमेंट लेटर या पिछले साल वाला? जी बच्चों, इसको बोलते हैं रेकरिंग ऑडिट, यानी लास्ट ईयर भी मैं था, इस साल भी मुझे ऑडिटर के तौर पे बुलाया है, तो इस सिचुएशन में क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं या एंगेजमेंट लेटर? क्वेश्चन क्या है कि वेदर टू इशू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर और यूज द प्रीवियस वन। जी अच्छा जी, मेजोरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि न्यू लेटर बना लें जनाब। पिछले साल वाला भी सलमान कहते हैं चल सकता है, क्यों चल सकता है सलमान? ईजा बेटा आप कहते हैं लास्ट ईयर वाला भी चल सकता है, क्यों जी? कोई रिप्लाई करें, मुझे वजह बताएं। हाफिज नोमान ने अच्छा रिप्लाई किया जनाब कि न्यू हो सकता है, लॉ में अगर कोई चेंज आया हो जनाब। शाबाश। फरहाद कहते हैं जनाब वही चल, न्यू बेटर है जी। पिछले साल वाला चलेगा अनलेस न्यू रूल्स एंड अमेंडमेंट्स आर डन इन एक्ट। चले, शाबाश बेटा ईजा। ठीक है, आई थिंक टू इशू ऑफ न्यू एंगेजमेंट लेटर इज मस्ट। शाबाश। अच्छा जी, नो नीड ऑफ न्यू लेटर, नौरीन बेटा कह रहे हैं जनाब अनलेस सिग्निफिकेंट चेंजेस। और गुड हो गया बच्चों, चाह गए हैं, शाबाश बच्चों। ठीक है, एंड एहतशाम भी कह रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन सेम हो तो प्रीवियस भी चल सकता है। ठीक है, पिछले वाला भी चल जाएगा। वेरी गुड बच्चों। असल पॉइंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन सर्टन फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। समझ रहे बात? तो वो कहता है अगर फर्ज करो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, तो मैं अभी फैक्टर बोलने लगा हूं, whether to issue a new audit engagement letter or use the previous one, it depends on multiple factors. Number one, ठीक है जनाब, क्या देर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस? क्या कंपनी का बिजनेस बहुत एक्सपैंड तो नहीं हो गया? पहले एक छोटी कंपनी थी, इस साल बिजनेस बहुत एक्सपैंड हो गया बच्चों। ऑडिट की फीस, ऑडिट का टाइम, ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन द बिजनेस आ जाए, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हो कि हर साल न्यू करें, फिर तो करना पड़ेगा। अगर, ठीक है जनाब, अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन द ऑनरशिप हो, अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप हो, बेटर है कि न्यू लिख लें। आपका मसला ये नहीं है कि पुराना या नया, आपने ये फैक्टर याद रखने हैं जी बच्चों, आपने ये फैक्टर्स याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस आ जाए, उसके बाद क्या सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप हो, सिग्निफिकेंट चेंज इन द मैनेजमेंट हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज इन द देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द लॉ,
ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या लॉ में कोई चेंज आ गया है, या अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, आखिरी पॉइंट, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो हम फैसला करेंगे कि न्यू चलेगा या ओल्ड वन चलेगा। तो क्वेश्चन यही आएगा, रेकरिंग ऑडिट में न्यू ऑडिट इंगेजमेंट लेटर या प्रीवियस वन, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, राइट डाउन दोस फैक्टर्स। जी बच्चों, नोटेड। ठीक है, आप मुझे ग्रुप में याद भी करवा देंगे तो मैं इंशाल्लाह वो पेज भी आपके साथ जनाबेला क्या करूंगा। सही है जनाबेला। चलें जी, सलमान या सुलेमान कोई नहीं, ठीक है ना, तो टीचर को इतनी रिलैक्सेशन दे देनी है। ठीक है सुलेमान, ओके हो गया, दोनों ही नाम बड़े जबरदस्त है। ओके ओके, मैं नाम जो सामने आ रहे होते हैं तो कुछ कुछ बोल देता हूँ ताकि आप लोग अटेंटिव रहे ना। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। आप सारे बड़े अच्छे बच्चे हैं और बड़ा पार्टिसिपेटिव स्टाइल के अंदर मैं देख रहा हूँ, तो बड़ी तेजी से नाम जनाबेला मूव कर रहे होते हैं जनाबेला, तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों। आ, यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मुझे अगर ग्रुप में याद करवाएंगे तो मैं उससे रिलेटेड वो जो रिक्वायरमेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा जनाबेला। जो जो चीजें बच्चे इस बुक में नहीं होंगी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं फिर इसको तो चैप्टर को चैप्टर से करना है, नॉलेज बेस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हो, राइट्स आते हो, डेफिनेशन आती हो, एग्जांपल्स आती हो, एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स आते हो, कंडीशंस पता हो, सर्टेन फैक्टर्स पता हो, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स पता हो, ठीक है। उसके बाद इससे अगर जो मेन सिनेरियो बन सकता है वो क्या है कि आपको सिनेरियो दिया और आपसे कहेगा थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें और रिकमेंडेशन दें। तो आप ये सिनेरियो और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ टैकल कर लेंगे बच्चों। जी बच्चों, कर लेंगे। ओके, गुड हो गया, शाबाश, ठीक हो गया जी, शाबाश। अब बच्चों ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 है, ये सीधी सीधी रिक्वायरमेंट है जनाबेला। अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 है जनाबेला, circumstances in which a person is not eligible to act as an auditor। ठीक है जनाबेला। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बेसिस चैप्टर की बेस पे जवाब दूं, जब मैं लीगली अगर लीगली मेरी ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन हो तो मैं ऑर्डर अपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा, एथिकली मुझे देखना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट द स्टेप रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑडिटर फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो बच्चों ये जो दोनों क्वेश्चन है ये हमने नहीं करने, क्योंकि इसके लिए हम अपना कंपनी लॉ का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताया हुआ कि ऑडिटर को कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्या है वो हम वहां से करेंगे, तो आपने ये वाला पार्ट भले यहाँ से ना कीजिएगा। ठीक हो गया बच्चों। ए जी, आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 है, देख ले जनाब, वही टिपिकल रिक्वायरमेंट है कि सिनेरियो को पढ़ें और इसमें से थ्रेड्स ढूंढें और इन थ्रेड्स को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है उसकी रिकमेंडेशन दें। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी होम असाइनमेंट में कर लेंगे। एक क्वेश्चन फुल फ्लैज मैंने करवा दिया, अगर मैं इसको होम असाइनमेंट में दूं तो इसे अटेम्प्ट कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे आपकी जो क्यूरीज हो तो वो पूछ लेंगे बच्चों। अटेम्प्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूरीज पूछा करें। देखिए, बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ इसलिए समटाइम रिप्लाई नहीं होता, लेकिन आप रिमाइंड करवा दिया करें, आपको रिप्लाई में इंशाल्लाह ताला कर दिया करूँ। ओके, ले जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वही इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थ्रेड्स हैं। उसके बाद जनाब कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ एक्सेप्शंस उसने पूछी हैं स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग 5 में, और अंडरस्टैंडिंग नंबर जो 6 है जनाबेला, ये थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 7 एसीसी में बच्चों एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन आप एमसीक्यूज को जरूर कीजिएगा, असल में आपके वो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे
वो एमसीक्यूज नहीं होंगे, आपके पार्ट वाइज 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर सेट करता है। जी बच्चों, ये था जनाब आपका चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल। इंशाल्लाह ऑनवर्ड जो होगा मैं आपको सिलेबस से ये टिक भी करवाता जाऊंगा जो जो एरियाज हमने कर लिए। ओके बच्चों, नहीं जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो टॉपिक है दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनल ऑडिट। बड़े दो बेसिक बेसिक से चैप्टर हैं बच्चों, लेकिन हमारे सिलेबस में है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने लॉ से पढ़ना है जनाब, जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, लेकिन ओवरव्यू जरूर लेंगे। ठीक है, तो मेन हमारा इसमें चैप्टर जो हम कवर करने जाएंगे दैट इज इंटरनल ऑडिट, दैट इज इंटरनल ऑडिट। तो शुरू करते हैं बच्चों, हम अपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया, 3 को किया, 2 हमने नहीं करना, 2 से थोड़ा सा हम आईपैक को डिस्कस करेंगे। अब हम जा रहे हैं जनाब अपने चैप्टर नंबर 11 और 12। ओके जी, ये हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 11 आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। याद करें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी पढ़ा था। अब आपको अंदाजा होगा कि वो बेसिक नोट्स कितने अहम है। अगर आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कर ले तो आपका आधा सिलेबस तो वहां से आप काफी हद तक कवर कर लेते हैं। जी बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या डेफिनेशन बताई थी? जी बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई डेफिनेशन बताई थी बच्चों, रिप्लाई करें। जी बच्चों, रिप्लाई नहीं आ रहा बच्चों, आवाज मेरी आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट मीन ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस। जी, और गवर्नेंस मीन्स द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। वाचित कहते हैं प्रिवेलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑल की मैटर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर कंडक्ट ऑफ फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या इज द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। एक सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का, जिसके जरिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्मूथली रन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चलाई जाती है कि द ऑर्गेनाइजेशन विल रन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। सॉरी सॉरी सॉरी, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर बोले। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मकसद क्या है, कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बोले। शाबाश, स्टेक होल्डर्स in the best interest of the all, not only for shareholder but that is also for the customer, for the supplier, for employees, for government, banks, for competitor, for investor, etc. कि भाई साहब हर एक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट, सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं। तो बच्चों, आपने इसमें से कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना आपने, ठीक है? तो सिर्फ आपने यहाँ से इस पहले सेक्शन से सिर्फ डेफिनेशन उठाना। ओके जी, तो उसके बाद आपने जनाबिला कहाँ चले जाना है जी? उसके बाद आपने जनाबिला ये आपने नहीं पढ़ना, ये सेक्शन 2 जो है आपने नहीं पढ़ना।
ठीक हो गया बच्चों? नोटेड? सेक्शन 2 आपने नहीं पढ़ना, नोटेड बच्चों? सेक्शन 1 से सिर्फ डेफिनेशन आपने बेसिक्स याद करनी है, बाकी जो पढ़ना है मेरे बेसिक नोट से पढ़ना है, ठीक है? और जो हम कंपनीज एक्ट के अंदर या कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है उससे गो थ्रू करें, ये कुछ भी नहीं करना आप। सेक्शन 3 से भी कुछ नहीं करना, ठीक है जी? तो ये अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे सर इस चैप्टर से क्या करना है, इस चैप्टर की इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ठीक है? और शायद मैंने आपको जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे लेक्चर दिया था वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा और डिटेल था। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने क्या पढ़ा था? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। हमने क्या कहा था? एग्जेक्टिव के एक्शन को रोकने के लिए, एग्जेक्टिव के एक्शन को रोकने के लिए क्या गवर्नेंस, हमने क्या सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस लगाया था? जवाब दें। एग्जेक्टिव डायरेक्टर के ऊपर हमने कि वो विदाउट थिंकिंग डिसीजन मेकिंग ना कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ना कर रहे हो, तो क्या चेक एंड बैलेंस लगाया था? बता दें बच्चों। बच्चों रिप्लाई नहीं मुझे मिल रहा अभी तक आप इस पे। जी नोमान सुलेमान, ठीक है, ईजा बेटा, शहनाज बेटा, जो कुछ नाम मेरे सामने आ रहे होते हैं मैं बोल रहा हूँ जनाब बेला, ठीक है जी। खावर, ठीक है जनाब बेला, रिप्लाई नहीं आया मुझे। हमने ये बाकायदा बच्चों टॉपिक पढ़ा था, ठीक है? शाबाश बेटा शनाज, ठीक है? हमने पढ़ा था नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, भूल गए? वो बच्चों पढ़ा था। शाबाश बेटा ईसा, ठीक है? हमने पढ़ा था जनाबेला कि हम क्या करते हैं एग्जेक्टिव्स की मॉनिटरिंग के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, गाइडेंस के लिए, ठीक है? अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जनाबेला, ठीक है जनाबेला? तो हमने पढ़ा था, तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बेहतर हो गया। फिर हमने उससे नीचे पढ़ा था कि कंपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दिया जाता है, और उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखने के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जाता है बच्चों, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की डिफरेंट कमेटीज बना दी जाती है कि एनडीज अपना काम इफेक्टिवली करें। हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव में बैलेंस होना चाहिए, और चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, बोथ आर सेपरेट पर्सन होने चाहिए। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट, ये सारी बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लिखी हुई हैं। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, जी बच्चों कुछ याद आया? याद आ गया जनाब, बच्चों मर्जी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा कुछ और होता है, ठीक है? उसको नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है? कहने को कोई मसला नहीं, कहा जा सकता है जी बच्चों। ओके ले जनाब, इसके साथ ये चैप्टर हुआ हमारा एंड। बाकी उसने थोड़ा सा चीजों को एलेबोरेट किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जितनी चीजें आपको पढ़ने को नहीं की ये पढ़ लीजिएगा। जो आपका जनाबिला उस डायग्राम के बाद के पॉइंट्स हैं इनको सिर्फ रीड कर लीजिएगा। एनडीज चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, इनको भी सिर्फ रीड कर लेना है, इनको भी सिर्फ रीड कर लेना है। ये जो कमेटीज हैं जिसमें खास तौर पे ऑडिट कमेटी है, इसको भी सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं आपको इस चैप्टर की डिटेल में नहीं जाना, आपने सिर्फ इस चैप्टर का ओवरव्यू लेना है। इसके रिलेटेड कुछ सेक्शन प्रोविजंस या क्लॉजेज हैं जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पाकिस्तान में, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जनाब। ठीक हो गया बच्चों? एक समरी रिपोर्ट आपके पास हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं जी। ओके, अगर एनईडीज के फंक्शन आ जाए तो बड़े फंक्शंस लिख सकते हैं कि एनईडीज का काम क्या है,
एग्जेक्टिव्स को मॉनिटर करना, इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को देखना, एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में शेयर होल्डर्स को गाइड करना। तो पहले एक्सटर्नल ऑडिटर की गाइड अपॉइंटमेंट के वक्त एग्जेक्टिव्स इन्वॉल्व होते थे, इसलिए तो ब्लैकमेल करते थे ऑडिटर को। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कहा जाता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ नेगोशिएट करें ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो डेफिशिएंसी इंटरनल ऑडिटर ने बताई है उसके बारे में मैनेजमेंट से पूछना कि उनको ठीक क्यों नहीं किया, प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे थे, एटसेट्रा। ओके बच्चों, तो ये जो ऑडिट कमेटी है असल में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात हो रही है जनाब। तो हमने इसको गो थ्रू कर लिया बच्चों। बस जी इसके अंदर आपने और कुछ ज्यादा पढ़ने की तो खास जरूरत नहीं है, इस चैप्टर से इतना ही करना था। ठीक हो गया जी, बाकी आपको कुछ खास करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं जी। इंटरनल ऑडिट हमारे पास है, ये एग्जाम में भी आ चुका हुआ है और इसका काफी सारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी लिया है जी बच्चों। इंटरनल ऑडिट में अगर मैं आपसे पूछूं क्या अफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरनल ऑडिटर का कोई रोल है, जवाब दें। अफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरनल ऑडिटर का कोई रोल हो सकता है, जवाब दें। जैद कहते हैं यस, जमील कहते हैं बिल्कुल है जनाब, सुलेमान कहते हैं यस, सलीम कहते हैं यस जी बच्चों। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इफेक्टिव यानी फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो, कोई मिस रिपोर्टिंग ना हो। इंटरनल ऑडिटर का रोल बड़ा जबरदस्त है। इंटरनल ऑडिटर का काम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अवेल्युएट करना और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो डेफिशिएंसी है उनको टाइमली रिपोर्ट करना, उसकी वजह से कोई फ्रॉड एरर हो रहे हैं उसको बताना, और इससे फायदा ये होता है कि सिस्टम हमारा बेहतर हो जाता है, फ्रॉड एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज पे चेक बैलेंस होता है और वहां पर मिसस्टेटमेंट या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज काफी कम हो जाती है। जब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कम होगी या एरर कम होगा तो फिर गवर्नेंस सिस्टम बेहतर होगा, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चल रही होगी। ओके करें बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है जी, उसके बाद हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का डिफरेंस पढ़ा था बच्चों, बोले जी। ठीक है जी, तो हमने उसका डिफरेंस पढ़ा था जनाब ना, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या डिफरेंस होता है वो भी इस चैप्टर में मौजूद है जनाब ना। ठीक है, तो आए इसको देखते हैं जी। नीड फॉर इंटरनल ऑडिट, ऐसे ही बुलेट्स है आपके सिलेबस। पहला क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन, बताएं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी बच्चों जवाब दें, क्वेश्चन किया था हमने, जवाब दे बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 5 मार्क्स। वीजा कहती है होना चाहिए, जुनेद कहते हैं होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ यस तो नहीं लिखेंगे, रीजन भी तो दें जी, रीजन भी तो दें बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। हाँ जी, इंटरनल कंट्रोल की एवेल्युएशन के लिए रिड्यूस डिस्क्रिपेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल बेटर। अगर मैं कहूं कि जनाब ये काम तो फिर टॉप मैनेजमेंट खुद कर ले, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने की क्या जरूरत है। टॉप मैनेजमेंट का काम है ना असल में, तो टॉप मैनेजमेंट खुद कर ले ना। आप कह रहे हैं इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट खुद क्यों नहीं चेक कर लेती, बोले। देखिए तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाना टॉप मैनेजमेंट का काम है, और टॉप मैनेजमेंट कैसे हो सकता है कि नीचे वाले एम्प्लॉइज को फ्रॉड करने थे। ठीक है, तो जहन में रखें इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंस क्या कली कहा और उसको पॉइंट तो एग्जेक्टिव्स नहीं किया, उनको भी तो वही इंटरनल ऑडिटर को भी तो एग्जेक्टिव लेके आए।
तो एग्जेक्टिव खुद ही चेक कर लेना बच्चों। तो इंटरनल ऑडिटर होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्ज करो 4 लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और उसमें 10 एम्प्लॉइज हैं, और मुझे बताएं उन 10 एम्प्लॉइज को 4 लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि नहीं? सही है। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। और वो फैक्टर क्या है? स्केल एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटी। स्केल एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, कि जितनी कॉम्प्लेक्स स्केल आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितने डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस होंगे, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे, जितने बिजनेस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, ये है वो फैक्टर जिनकी बेस पे जनाब अल्लाह फैसला होता है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा या नहीं होगा। फर्ज करें एम्प्लॉइज 5-10 हैं, ठीक है, चंद सौ आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, बिजनेस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो तो बच्चों टॉप मैनेजमेंट खुद ही मॉनिटरिंग कर लेगी ना। जी। और उसके कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल मैं बैंक को देखूं तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, बहुत जनाब ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन है। तो मैनेजमेंट अकेली पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के जो 500-700 ब्रांचेज हैं उनको खुद से मॉनिटर नहीं कर सकती, उन्हें इंटरनल ऑडिट टीम की, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। आइए बात समझ, बोले बच्चों, बोले बच्चों। जी, इंटरनल ऑडिटर जो है एनईडीज को भी रिपोर्ट करता है बच्चों। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल ऑडिटर एग्जीक्यूटिव के साथ साथ एनईडीज को भी रिपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों, वो एनईडीज को भी रिपोर्ट करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है कि जनाब व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन, कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन। अगर कंट्रोल्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को बनाने से आपको लगता है बेनिफिट ज्यादा होंगे और उसकी कॉस्ट कम है, यानी सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको पकड़ने से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट लगा सकते हैं। इसी तरीके से इंटेंशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। देखिए कुछ सीनियर मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता है, कई लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जनाब। तो अगर टॉप मैनेजमेंट समझती है कि कोई जरूरत नहीं है तो डेफिनेट सी बात है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं स्टैब्लिश हो सकता बच्चों। जी बच्चों ओके करें यहाँ तक। तो हमने इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कर लिया, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर एस्टैब्लिशिंग आवर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। जी बच्चों ओके। जी बच्चों ओके। तो आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर व्यू हो रही है बच्चों? नहीं जनाब, तो ये अगर आपको मेरी स्क्रीन व्यू हो रही है तो मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ जनाब। ठीक है, ये पॉइंट्स है जनाब, आप इनको पढ़ लें और उसके बाद फैसला होगा कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। जी 2 मिनट 3 मिनट आपको दे रहा हूँ जनाब, आप इसको पढ़ें।
और अगर कोई पॉइंट है तो पूछें बच्चों। और जिन्होंने हार्ड फॉर्म में बुक ले लिया तो उन्होंने तो बहुत अच्छा किया जनाब बेटा, वो आप इस वक्त हार्ड फॉर्म में अपने सामने रख के इजीली पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप लाइव भी पढ़ सकते। पावर पूछने क्लास कितने बजे 2 आवर्स की है जी? आई थिंक क्या कहते हैं बच्चों, इसको 1.5 आवर हो जाए, 1.5 आवर हो जाए। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि प्रैक्टिकल है, बोरिंग कम टाइम हो जाता है। जी जी बच्चों, ये फैक्टर्स पढ़ लिया आपने? जी 1 मिनट बच्चों, मैं एक जी बच्चों ठीक हो गया जी, तो आपने इन फैक्टर्स को पढ़ लिया जनाबिला। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर अप्लाइंग, सॉरी, बिफोर एस्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। डन हो गया, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। सॉरी, एक बच्चे ने कहा था कि कॉस्ट बेनिफिट को एक्सप्लेन कर दें, मैं कॉस्ट बेनिफिट को एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो it will only work establishing internal audit function if it benefits outweigh the cost. For example, company might losing money as a result of fraud. ठीक है, not using most economic, effective, reliable supplier, incurring fine for non-compliance with laws and regulations. It, ठीक है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहे थे क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या तो वीक था या लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आके वो डेफिशिएंसी हाईलाइट की बच्चों। ठीक है, वो डेफिशिएंसी हाईलाइट की तो उससे क्या हुआ कि वो कंट्रोल्स बेहतर हो गए और फ्रॉड होना रुक गए। अब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के आने से पहले फ्रॉड हर महीने फर्ज करें 1 करोड़ का हो रहा था, और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने से फ्रॉड 1 करोड़ से कम होकर सपोज 30 लाख पे आ गया, या फ्रॉड खत्म हो गया है, जबकि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 40 लाख। बताएं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जुनेद, जुनेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाकी लोग भी रिप्लाई करें जुनेद के साथ साथ। जी जुनेद, ठीक हो गया, समझ गए कॉस्ट बेनिफिट को? मैं इसी तरह कहता हूँ कि आपके पास पॉकेट में 10,000 रुपए हैं, आप मुझे बताएं, आप गार्ड लेके चलेंगे जिसकी अपनी सैलरी 20,000 हो? आप साथ में
स्नाइपर्स और आप साथ में गनमैन लेके चलेंगे और उन सब का खर्चा हो 2 लाख रुपया और आपको टोटल कितने पैसे जनाब अल्लाह छीन जाने का खतरा हो 20,000 का, तो साफ सी बात है आप ये कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे ना। समझ गए कॉस्ट बेनिफिट को? चले, अच्छा जी। एक वो कह रहे हैं जनाब दूसरी बुक के अंदर इन्वायरमेंटल कंट्रोल जनाब, कुछ वो भी कोई मसला नहीं है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल क्या है कि इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ना इस वक्त बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनाब क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। सही है, मतलब आप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जा रहा है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करें। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हेल्प कर सकता है मैनेजमेंट को कि कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कैसे फुलफिल करना है, क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, इसको भी वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को यूज किया जा सकता है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, रिप्लाई कर दें प्लीज। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जनाब जो दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, ये हमने बेसिक नोट्स में भी पढ़ा था। आपको मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ जनाब, काइंडली इसको पढ़ें। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिटर के दरमियान क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी आपको मैं ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ें और इनके दोनों को डिफरेंस को जनाब क्या करें, समझें। अगर आपको रिप्लाई करें आप मुझसे पूछे जनाब। ये ले जी, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, आप इनको पढ़े जनाब। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। ओके जी, ओके सुलेमान कह रहे हैं जनाब कि रीडिंग हो गई। ठीक है, जैसे ही 1-2 बच्चों के रिप्लाई आ जाएंगे फौरन मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो सब लोग काइंडली रिप्लाई कर दें कि इसका फायदा क्या होगा कि आपकी साथ के साथ तैयारी हो जाएगी। जो आपने लास्ट चैप्टर में बारे में बताया कि हमने घर बैठ के उसको नहीं पढ़ा, ठीक है, तो इसलिए साथ के साथ पढ़ा लें, ये सफिशिएंट टाइम। अच्छा जी, जैद कहते हैं हाउ कैन इंटरनल ऑडिट फंक्शन बी आउटसोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जैद, किसी पॉइंट में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर देता हूँ वरना आगे पॉइंट आ रहा है। ओके, ये लास्ट पॉइंट है देखें जी। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना, इसके बारे में कहा जाता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है बच्चों। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है कि इंटरनल ऑडिटर होगा या नहीं होगा, ये मैनेजमेंट की चॉइस है। तो फिर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में भी एग्जेक्टिव बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो फिर मुझे बताएं क्या बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर को तो लॉ ने कहा है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है,
इसके बारे में भी कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ये मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। हाँ, इसकी इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए हम इसे आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स करने का मतलब क्या होता है जैद? आउटसोर्स करने का क्या मतलब होता है जी? आउटसोर्सिंग होता है कि हम ये सर्विसेज किसी से, शाबाश बेटा शनाज, कि हम ये और सर्विसेज बजाय खुद करने के कंपनी किसी से बाहर से सर्विसेज ले लेते हैं। सही है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जनाब क्या अपना क्या कहते हैं, अपना अकाउंटिंग सिस्टम, अपनी रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करने के लिए पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना लें, या किसी ऑडिट फर्म को कहें कि आके हमारे पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। वो पैसे लेंगे और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सारा साल उनके लोग बैठे रहेंगे। तो एक होता है इन हाउस, ये काम खुद करना है, एक होता है आउटसोर्सिंग। ठीक है। और बच्चों कंस्ट्रक्शन वालों को देखा है कि आपको कहते हैं घर बना के देंगे, लेकिन उन्होंने भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम किसी और से एग्री किया होता है। ठीक है, टाइल फिक्सिंग का काम किसी और से किया होता है, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्स। ठीक है जैद। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंपनी चाहे, इस पे भी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में उतना क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन हाउस होना चाहिए या आउटसोर्स होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन हाउस होना चाहिए। हाउस, इन हाउस का मतलब है एम्प्लॉइज रख लें, आउटसोर्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी भी बड़ी फर्म के साथ, जितने साल भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जरूरत हो वो सर्विसेज देते रहेंगे, उसके बाद उनसे एग्रीमेंट खत्म कर दें। ठीक है, दैट्स इट। तो बच्चों इसी तरीके से ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़े बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोग्रामर हायर किए होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं, या आप किसी बाहर की कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवा देते हैं। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ठीक है जैद, आउटसोर्सिंग समझ गए जी? तो अगर आप किसी से आउटसोर्सिंग करवाएंगे, देखिए उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय की निस्बत वो थोड़ा ज्यादा बेहतर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, ठीक हो गया जी? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया तीसरा। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जी, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या जनाब? प्लीज बच्चों इसको देख के जवाब ना दीजिएगा, जिस तरह पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। की एक्टिविटीज या रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, की एक्टिविटीज या रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। प्लीज बच्चों बुक से ना देखिएगा। इंटरनल ऑडिटर किस लिए अपॉइंट किया जाता है बच्चों, जवाब दें। बताएं बच्चों, इंटरनल ऑडिटर की जनाब जो स्टॉप फ्रॉड, इंटरनल चेक एंड बैलेंस, इंटरनल कंट्रोल, क्या स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए? नहीं जनाब। जी बच्चों, मैं सही आंसर किया जनाब। जी बेटा शहनाज, रिस्क असेसमेंट? नहीं बेटा, नहीं नहीं, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। जी, और हम ठीक कह रहे हैं कि उसको प्राइमरली हमने कहा होता है जनाब कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जाकर चेक करे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जाके चेक करे, और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, अगर उसमें कोई कमी है, तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे। ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का प्राइम फंक्शन है, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का प्राइम फंक्शन है। ठीक है,
ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का प्राइम फंक्शन है। ये जनाब अला, तो उसका जो प्राइम फंक्शन है वो ये है, टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को चेक करना। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, तरीके से याद कीजिएगा चीज, रट्टा नहीं मारना आप। ठीक है जी, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़ा तो सही था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दिया एस्टेब्लिश, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं था। तो फिर टॉप मैनेजमेंट ने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया। लेकिन आपको कहा जाता है, आपको बता रहा हूँ कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट खास तौर पे जो इन हाउस होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट खास तौर पे जो इन हाउस होता है, ही कैन प्रोवाइड मल्टीपल सर्विस, उसको बहुत सारे और काम करने को भी कहा जा सकता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को तो उसने देखना ही देखना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखने के अलावा उसे बहुत सारे और काम भी असाइन किए जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम असाइन नहीं किया जाएगा कल को वो कर दे और बाद में उस इंटरनल ऑडिट बन के भी वो खुद देखने आ रहा हो। यानी सेल्फ रिव्यू टाइप का थ्रेट नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटर को जैसे थ्रेट होते हैं, इस तरह इंटरनल ऑडिटर को भी हो सकते हैं, तो उसको इस तरह के थ्रेट ना हो। बाकी इंटरनल ऑडिटर से आप मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अब मैं एक तो फंक्शन आपके साथ, बल्कि एक तो नहीं कई फंक्शन बोलता हूँ, और आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, बुक में लिखे हुए हैं कि अगर कंपनी में और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे फ्रॉड हो जाए, तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को ये असाइनमेंट दी जा सकती है जी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखने के अलावा नंबर 2 मैंने क्या बोला है कि कौन सी एक्टिविटी या असाइनमेंट या फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है इंटरनल ऑडिटर से? जी बच्चों, जी बच्चों, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जनाब अला। जी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जनाब अला। ओके, ठीक है जनाब, फ्रॉड दो फंक्शन हो गए। एक प्राइम इसका फंक्शन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखना जनाब, दूसरा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना जनाब। ठीक है, तीसरा आई थिंक हमारी क्लास 850 तक है, 840 तक है। ऑडिट डिपार्टमेंट का एक प्राइम काम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखना है जनाब। नंबर 2 फ्रॉड सर आपको रिप्लाई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर कर पाया। सकते हैं। नंबर 3, सर आपको आवाज आ रही है? जी सर जी रिप्लाई आ रही नहीं। है सुहेल साहब। जी सर मेरी एक्चुअली लाइट स्विच हो गई थी, मेरा नेट ड्रॉप हो गया था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था आपको। जी सर ये 850 तक क्लास जाएगी सर आज। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इट्स थैंक यू सर, क्वाइट फाइन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक जी, ठीक है, ठीक, ठीक, ओके ओके बच्चों। तो फ्रॉड वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कहा जा सकता है कि भाई साहब विजिबिलिटी स्टडी करके बताएं कि आया इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के अलावा कितने एडिशनल फंक्शन असाइनमेंट्स बता दी, जवाब दें। टोटल शाबाश 4 हो गई। एडिशनल जो मैंने बताई है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखने के अलावा वो 3 है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, आईटी ऑडिट, ठीक है जनाब। उसके अलावा लास्ट वन कौन सा बताया जी?
फिजिबिलिटी स्टडीज, फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोजेक्ट ऑडिटिंग बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट ऑडिटिंग। अच्छा जी, वो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को भी चेक कर सकता है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट के वो किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी एरिया में क्या कहा जाएगा? जाएं, चेक करें कि वो डिपार्टमेंट इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अचीव कर रहा है या नहीं। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का मतलब होता है 3 E's। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट में E's: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जी, 3 E's: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सेल, परचेज, एडमिन, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में, फाइनेंस, खासतौर पे फाइनेंस, कहा जा सकता है इंटरनल ऑडिट कि जाके चेक करें 3 E's अचीव हो रहे हैं। 3 E's का मतलब क्या है? कि जाके चेक करें वैल्यू फॉर मनी अचीव हो रहे हैं। वो जाके क्या चेक करेगा? इकोनॉमी चेक करेगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ दैट डिपार्टमेंट। इकोनॉमी क्या होता है बच्चों? ये 3 लफ्जों का मतलब पता है? इकोनॉमी क्या होता है? जी बच्चों, इकोनॉमी क्या होता है? शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश। लीस्ट कॉस्ट के ऊपर ज्यादा बेनिफिट, बिल्कुल, कि आप कोई ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें लीस्ट कॉस्ट के ऊपर, इसको कहते हैं इकोनॉमी। एफिशिएंसी क्या होता है? कि आप एक चीज फर्ज करें मार्केट में 200 की, और लेकिन आप किसी तरीके से उसे 120 रुपए की ले लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी। इकोनॉमी जनाब। जी, एफिशिएंसी किसे कहते हैं? जी, एफिशिएंसी होती है, शाबाश बेटा शहनाज, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करें। ठीक है, कम कॉस्ट पे ले, इकोनॉमी, रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करें। मसलन सपोज दैट आपके पास, मैं वैसे उसे हट के एग्जाम, आपके पास एक रजिस्टर है, आपने खरीदा तो बड़े सस्ते में, लेकिन आप उस पे गेम्स खेल रहे हैं, आप उस पे लाइंस लगा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? बहुत थोड़ा सा काम आपने अपने सब्जेक्ट का किया, तो हम क्या कहेंगे? इनएफिशिएंट। सही है बच्चों? और इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं बच्चों? इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं? इफेक्टिवनेस कहते हैं बच्चों। रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा शनास, आपका रिप्लाई आ रहा है, एक दो और बच्चों का आ रहा है। आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोग रिप्लाई करें जनाब। ठीक है, इफेक्टिवनेस कहते हैं क्या टारगेट अचीव हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ? नहीं बेटा नौरीन, ठीक है, टाइम सेविंग नहीं। ठीक है जी, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं बेचना बेटा? ठीक है, यानी अगर आपने एक रिसोर्स लीस्ट कॉस्ट पे लिया, बहुत एफिशिएंटली यूज किया, लेकिन अगर टारगेट रिजल्ट्स अचीव ना हुए, तो हम क्या कहेंगे? कि इकोनॉमी तो थी, एफिशिएंसी तो थी, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। इफेक्टिवनेस क्या होता है? कि गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए। तो किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी एरिया के जनाब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को वैल्यू फॉर मनी ऑडिट करने को कहा जा सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा जा सकता है कि देखें कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लिया, बेहतर तरीके से लोन यूटिलाइज किया, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। जनाब, आपने लीस्ट कॉस्ट पे बुक्स ले ली, सपोज आपकी एग्जांपल दूं, बड़े अच्छे तरीके से आपने रिसोर्सेज को यूज किया, लेकिन खुदा ना खास्ता पास नहीं हुए, तो ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवनेस नहीं होगी। पास हो गए तो इफेक्टिवनेस भी है। कई लोग इनएफिशिएंट होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो 3 E's वैल्यू फॉर मनी ऑडिट समझ आ गया? हाँ जी बच्चों,
बच्चों रिप्लाई कर दें जल्दी से, मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। चलें, ओके हो गया बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो जनाब अल्लाह, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल जब मिलेंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर।